जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गाइस हम 5 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर चुके हैं और हम हर प्रैक्टिस सेट में अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इस भी सेट में हम पूरे के पूरे अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और HW का जो होमवर्क का सवाल है उसका आप सभी आप आंसर दिया करो, उससे आपका भी रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों अब हमने अपने वाद्य यंत्र भी ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, मेले, उत्सव और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली, मंदिर भी ख़त्म कर लिए हैं। अब हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने क्रम वाइज आपको प्रैक्टिस सेट देने की वादा किया था, तो मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और हर प्रैक्टिस सेट में हमारे 5 हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लीजिएगा और ये वीडियो सुबह 10 बजे आपको मिल जाती है। ठीक है, कल भी मिलेगी और परसों भी मिलेगी। होली में कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपका NTPH का सिलेबस हो जाता है। यहाँ पर आप सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेबस के अनुसार ही पूरे के पूरे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ही होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का है। ठीक है, इसका आप आंसर मुझे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर एकला चलो रे, है ना, यानी कि अकेले चलो गीत द्वारा लिखा गया था। अकेले चलो गीत जो है ये किसके द्वारा इनमें से लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, BC चटर्जी, अरविंदो घोष या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। अकेले चलो गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यह गीत उन्होंने 1905 में लिखा था। और अब बताओ 1905 में एक काम और हुआ था। ठीक है, एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी जिसको बोलते सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने उसकी स्थापना की थी। वहीं पर बात करते हैं सर, उनके कविता संग्रह जैसे गीतांजलि के लिए उनको यहाँ पर क्या मिल चुका है? नोबेल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है 1913 में। ध्यान रखिएगा, साहित्य का पहला नोवेल था ये। ठीक है, दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था BC चटर्जी की बात करते हैं सर, उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। तो BC चटर्जी की हम बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये, तो उन्होंने वंदे मातरम लिखा है। यह उनके बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखो हम बात करते हैं अरविंद घोष के बारे में। तो अरविंद घोष सावित्री ए लेजेंड। ठीक है, सावित्री ए लेजेंड सिंबल्स द लाइफ डिवाइन, ये हमारी किसकी हो जाती है? अरविंद घोष की हो जाती है। तो अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन तो बहुत फेमस है, बट उसके बाद भी आप याद रखिएगा सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। ठीक है, तो सावित्री एक लेजेंड थी, ये अरविंद घोष की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर ईश्वरचंद विद्यासागर की। तो बेताल 25 हम इसको पढ़ लेते हैं, या बेताल पंचविंशति। ठीक है, और बंगाल इतिहास, तो बांग्ला इतिहास किसकी है? ये भी हमारी ईश्वरचंद विद्यासागर की हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था गाइज। अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ से शुरू हो चुका है और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है, बताइए। जयंतिया, ये क्वेश्चन मैं पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ आपको। इसका आंसर बताएंगे। देखो गारो, खासी, जयंतिया 3 हमारी पर्वत श्रेणियाँ भी हैं और 3 ही हमारी जनजातियाँ भी हैं। ये आपको बताना किस राज्य में पाई जाती हैं, है ना? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। तो सही आंसर आप सभी को पता होगा, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये तो एक ही जगह पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर भी मेघालय में। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको बताना है सर, यहाँ पर जो मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियाँ देखो, गारो है और जो खासी है और जयंतिया है। ठीक है, ये पहाड़ियों में निवास करती हैं। अच्छा, इनमें भी लोकेशंस हैं, जैसे खासी ये पूर्व और पश्चिम में है, खासी पहाड़ियों में निवास करती हैं। और जयंतिया जनजाति अन्य राज्यों में, जैसे जनजाति बात करते हैं भूटिया, है ना, भूटिया हमारी एक हो जाती, महली जनजाति हो जाती है, एक पहाड़िया जनजाति है, एक लोहारा है, ये पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है, तो भूटिया, महली, देखो महल तो आप सभी को याद ही होगा, पश्चिम बंगाल में महली महल होते हैं। और कुछ महल जो पुराने हो जाते हैं उनमें भूतों का विवास होता है, तो भूतिया याद रखिएगा, उनको भूतिया महल भी बोल देते हैं, है ना। लोहारा जनजाति होती है, ये सब पश्चिम बंगाल की हैं। उसके बाद बात करते हैं सोलगास, है ना, येरावस, टोंडास, ये सब कर्नाटक की हैं। तो सोलगास है सर, एक येरावस हो जाती है, येरावस, सोलगास है ना, येरावस है, टोंडास है, ये हमारी कर्नाटक की जनजातियाँ हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं मालासर। मालासर बात करते हैं सर, ये मालासर है, कुरुम्बा है ना, पलियार है, आदियान है, ये सब तमिलनाडु की हो जाती हैं। मालासार, कुरुम्बा, पलियार और आदियान।
ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारी तमिलनाडु की हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, रेंगमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगामी, गारो, नागा, सेमा, लोथो, ये सब कहाँ की? नागालैंड की हैं। ठीक है। तो नाग कैसे चलता है सर? रेंग रेंग के चलता है, और हमारे आगे आगे चल जाता है अंगामी, है ना। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, ओनगी। ओनगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? तो ओनगी हमारा एक आदिवासी समूह है। ये किस स्टेट में है, यानी कि किस राज्य में ये है, ये आपको बताना है सर। तो ओनगी पुदुचेरी में है, दिल्ली में है, लक्षद्वीप में है, या फिर अंडमान और निकोबार में है। तो ओनगी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सर ये ओनगी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ओनगी कहाँ पर है हमारा? ये अंडमान निकोबार में हो जाता है। ठीक, देखिए ओनगी समूह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार का है। अंडमान द्वीप समूह 4 नेग्रिटो जनजातियों निवास स्थान है। ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा और सेंटिनलीज। ठीक है, यहाँ पर 4 जनजाति जो हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन से? तो ग्रेट अंडमानीज है, और एक ओंगे है, ओंगे है ना, एक जारवा जनजाति है, जारवा भी कहाँ की? हमारे ये अंडमान निकोबार की है, और एक सेंटिनलीज है। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह 2 मंगोलाइड जनजातियों का निवास स्थान है यहाँ पर, शोम्पेन और निकोबारी। शोम्पेन जनजाति कहाँ की सर? निकोबार की है, और निकोबारी भी कहाँ की हो जाती है? शोम्पेन की हो जाती है। ठीक है। अगला देखिए, दादरा और नागर हवेली जनजातियाँ जो धोडिया, कथोड़ी, वर्ली, कोकना, नाइका, है ना, ये हमारी हो जाती हैं। दमन और दीव जनजाति की बात करते हैं सर, एक तो धोडिया, एक है दुबला, है ना, और एक हो जाती है सिद्धि या नाइका। ये हमारी कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार की हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है ना। तो वर्ली लोक चित्रकला आप सभी ने नाम सुना होगा, ये किस राज्य की चित्रकला है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वारली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है? तो वारली आपको याद होगा, है ना। वारली कहाँ की सर? हमारी ये कहाँ की हो जाती है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की हो जाती है ना। तो वारली अगर आपको याद है तो आपको लावली भी याद होगा, है ना। गुड़ी पड़वा भी याद होगा आपको। गुड़ी पड़वा भी कहाँ का है सर? महाराष्ट्र का हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, ये एक आदिवासी कला है, जो वारली है, एक आदिवासी कला का एक रूप है जो ज़्यादातर आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया गया है। आदिवासी वर्ली और मलखर कोली जनजातियां हैं जो पश्चिमी भारत में मुंबई के उत्तरी बाहरी इलाके में पाई जाती हैं। प्रसिद्ध भारतीय कला आंध्र प्रदेश में होती हमारी कलमकारी, है ना। देखो, कलमकारी है एक तो आंध्र प्रदेश की होती है। चिकनकारी की अगर पूछेगा तो वो लखनऊ में होती है। चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है। मधुबनी पूछेंगे तो सर मधुबनी बिहार की होती है। कर्नाटक की है चित्तारा। कर्नाटक की पेंटिंग का है सर? चित्रकला का नाम क्या है? कर्नाटक चित्रकला है चित्तारा। तो कर्नाटक की क्या है सर? चित्तारा। ठीक है। तो कर्नाटक की बहुत इंपॉर्टेंट याद रहिएगा, चित्तारा हो जाती है। दूसरा सर, कला मेजुथु, ये कहाँ की हो जाती है? केरल की हो जाती है। कला मेजुथु केरल की है, और तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग है। तमिलनाडु की कौन सी है सर? तंजौर पेंटिंग हो जाती है। तो है कि नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? ठीक है सर, इनको आप याद रखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। अगला देखिए, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है ना। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में, जो मिथिला आपने सुना होगा, तो सर बिहार हो, नेपाल है, मिथिला, सब में मधुबनी पेंटिंग चित्रकला की यहाँ पर बात होती है। ठीक है। चलिए, अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था सर, पट्टचित्र बताओ कहाँ की है? ठीक है। मधुबनी कहाँ की होती है सर? ये हमारी ये बिहार की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं सर अन्य चित्रकला और कला रूप, जैसे कला मेजुथु, अभी तो बात करी थी हमने केरल की होती है। कला मेजुथु कहाँ की होती है? केरल की। यह समारोह के दौरान रंगीन पाउडर के द्वारा यहाँ पर क्या उपयोग करके फर्श कलाम पर देवताओं के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। तंजौर कला बात करते हैं सर, ये तमिलनाडु की है। तंजौर कला तमिलनाडु की हो जाती है। भारतीय चित्रकला शैली जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों के अलंकरण हैं, और हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। ठीक है। तो बिहार और नेपाल की बात करते हैं सर, मधुबनी चित्रकला यहाँ पर हो जाती है। तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, है ना। तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं? राजस्थानी, मुगल, मधुबनी या फिर भित्ति चित्रकला। राजस्थानी है, मुगल है, मधुबनी है, या फिर भित्ति चित्रकला हो जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा सर, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो तिरुवरूर है ना,
त्रिपुर और जो अजंता है, इसमें हमारा भित्ति चित्रकला क्या होती है सर? जो दीवारों पर पेंटिंग कर देते हैं ना, उसको भित्ति चित्रकला बोलते हैं। दीवार पेंटिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर भित्ति चित्रकला का कोई भी भाग जिसे दीवार या अन्य सतही स्थायी सतहों पर सीधे चित्रित या बनाया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं सर? भित्ति चित्रकला बोलते हैं, है ना। जैसे राजस्थान की कुछ चित्रकलाएं हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। राजस्थान की कौन कौन सी सर? एक फड़ चित्रकला, फड़ कहाँ की है? राजस्थान की है। कजली कहाँ की है सर? राजस्थान की है। बड़ी है ना, और थानी ये कहाँ की हो जाती है? हमारी राजस्थान की हो जाती हैं। तो फड़, कजली, बड़ी और थानी ये हमारी राजस्थान की हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। तो मधुबनी चित्रकला बिहार में है हमारी। मधुबनी चित्रकला कहाँ पे है? बिहार में। चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है ये, है ना। मुगलों चित्रकला की बात करते हैं सर, ये गुलिस्तान, है ना, दारबनामा, निजामी का खामसा, बहारिस्तान में बनाई जाती हैं। ये मुगल चित्रकला है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। पोर्टलोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? पोर्टलोई, तो ये किस राज्य में पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा? ये आपको बताना है। जो दुल्हन पहनती हैं इसको, कौन पहनती हैं सर? दुल्हन बेसिकली इसको पहनती हैं। तो पोर्टलोई उसका नाम है। उड़ीसा में पहनते हैं, राजस्थान में पहनते हैं, केरल में पहनते हैं या फिर मणिपुर में पहनते हैं। तो कहाँ पर इसको पहना जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में है। तो पोर्टलोई जो ये पहनी जाती है पोशाक, ये कहाँ पर पहनी जाती है? मणिपुर में पहनी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है सर? पोर्टलोई की बात करें तो सर ये बेलनाकार एक स्कर्ट होती है ना। क्या होती है? बेलनाकार स्कर्ट होती है जो सिक्किम और दर्पणों से अलंकृत होती है। बेसिकली कब पाई जाती है सर? ये जब शादियाँ होती है ना, शादियों में वो डांस करते थे हम, इसको मणिपुर की रासलीला में नृत्य किया जाता है जब इसको पहना जाता है। पारंपरिक दुल्हन की पोशाक जैसे मेखला, यहाँ पर चादर हो जाती है। असम रेनाई, निचला शरीर इसमें पहना जाता है। और रीसा जो होता है उसको ऊपरी भाग बोलते हैं, ठीक है। त्रिपुरा की बात करते हैं सर, जैसे अब देखो सूती या रेशम साड़ियाँ ये पश्चिम बंगाल में पहनी जाती हैं। तसुर की बात करते हैं, जो सिल्क साड़ियाँ होती हैं ये बिहार में, लुगदा साड़ी और पोलखा ब्लाउज ये छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर, घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार की कला का प्रयोग किया जाता है? अगर हम अपने घर के सामने जो रास्ता होता है उसको सजाना है तो किस प्रकार की कला का प्रयोग यहाँ पे करोगे? तो मेहंदी है, वारली है, मधुबनी या फिर कोलम है। तो आप बताओ, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है ना, मधुबनी बिहार की हो जाती है। तो कोलम का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कोलम पेंटिंग का यूज यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, अपने घर के बाहर के सामने को जो फर्श होता है उसको सजाने के लिए। कोलम क्या होता है? यह भारत की दक्षिण हिस्सों में मुख्य रूप से तमिलनाडु में, है ना, और केरल राज्यों में रंगोली की एक कला है। वारली की बात करते हैं सर, यह आदिवासी कला का एक चित्रकला रूप है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाया गया है। मधुबनी की बात करते हैं सर, बिहार की पारंपरिक कला हो जाती है हमारी, कौन सी? मधुबनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है? जो अजंता है, जो उसमें गुफाओं पर पेंटिंग हुई है वो क्या दर्शाती है? क्या वो रामायण की कहानियाँ दर्शाती है, या महाभारत की कहानी दर्शाती है, या फिर जातक कथाएं दर्शाती है, या फिर वेदों की कहानियाँ? तो आपको पता होगा सर, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें महात्मा बुद्ध के लिए भी वहाँ पर गुफाएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो जातक कथाएँ हैं ना वो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध जो है उनके पिछले जन्म के बारे में हमें पता चलता है जातक कथाओं से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कितनी गुफाएं अजंता में? तो 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं सर वहाँ पर? 29 यहाँ पर गुफाएं हो जाती हैं। अच्छा, बुद्ध के पिछले जन्म को और पुनर्जन्म को दर्शाने वाली पेंटिंग है, जैसे आर्यासुर की जातक माला है ना, इसमें इनका वर्णन किया गया है। दूसरा बात करते हैं सर, ये जो है हमारी, इसको 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, है ना। एलोरा गुफाएं की बात करते हैं। एलोरा गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में है। तो एलोरा की अगर हम गुफाएं बात करते हैं सर, कहाँ पर रही? हमारी महाराष्ट्र के अंदर हो जाती हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं सर? 34 यानी कि 34 गुफाएं हैं, जिसमें जो 17 हैं, ध्यान रखिएगा, 17 जो हमारे ब्राह्मणवादी हैं, 12 जो है हमारी बौद्ध हैं, 5 जो है हमारी ये जैन हो जाती हैं। तो ठीक है, तो 17 ब्राह्मणों के लिए समर्पित हैं, 12 बौद्धों के लिए समर्पित हैं और 5 जो है हमारे ये जैनों के लिए समर्पित गुफाएं हो जाती हैं। बात समझ में आ गई आपको? अजंता गुफाओं में, एलोरा गुफाएं सॉरी। तो अजंता और एलोरा में ध्यान रखिएगा, एलोरा में 34 हैं और अजंता में 29 हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अजंता में कितनी हो जाती हैं हमारी ये
अजंता में हो जाती हैं हमारी कितनी 29 और एलोरा में हो जाती हैं 34। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको दोनों बातें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा गाइस? अरे यार हो जाओ भाई, चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखते हैं कि भोटिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो भोटिया की हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भोटिया हमारी जनजाति है वो उत्तराखंड की हो जाती है। कहाँ की हो जाती है? उत्तराखंड की हमारी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भोटिया जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर में भी मनाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भूटिया एक ही राज्य की, एक ही राज्य की नहीं है ना, डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा आंसर आ जाता है, कौन सा ऑप्शन में मिलता है। जो ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये मूलतः चरवाहों की जाति है। उत्तराखंड की अन्य अनुसूचित जनजातियाँ, जैसे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, जैसे जौनसारी। ठीक है, जौनसारी कहाँ पर मिलती है हमें? ये उत्तराखंड में मिलती है देखने के लिए। थारू जनजाति हमारी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। राजी है और बुक्सा है ना, देखो एक तो जौनसारी और एक बुक्सा, ये तो आप ध्यान रखिए ही रखिएगा। ये कहाँ मिलती है हमको? उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाती हैं। अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ, जैसे राजस्थान में भील है ना और मीणा। तो आपने देखा होगा ना, मीणा, बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे मीणा लगाते हैं, तो वो सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कोल मध्य प्रदेश में कोयला बहुत मिलता है, तो कोल से याद रखेंगे। सहरिया है ना, सहरिया मध्य प्रदेश में है, और बैगा, ये सहरिया, बैगा और कोल, ये कहाँ की हमारी? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हो जाती हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं सर। महाराष्ट्र में हमारी भील है ना, गोंड है और महादेव है और कोली है, ये सब हमारी महाराष्ट्र की जनजातियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है? ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, तो वो कौन सा यहाँ पर समुदाय हो जाता है? चिप्पा समुदाय, बिश्नोई समुदाय, खत्री समुदाय या फिर खटीक समुदाय, जो ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ इसमें से करता है। तो वो कौन है गाइज? वो है ऑप्शन है चिप्पा समुदाय, है ना। ध्यान रखेंगे, चिप्पा समुदाय मूल रूप से राजस्थान के बगरू जिले से ब्लॉक प्रिंटिंग उत्कीर्ण लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से पैटर्न मुद्रित करने की प्रक्रिया है। तो इतना याद रखो बस, जो यहाँ पर राजस्थान का जो 3 शताब्दी से ब्लॉक प्रिंट का यूज़ कर रहा है वो हमारा चिप्पा समुदाय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे कि थांग का पेंटिंग में महावीर चित्र सूती या रेशम कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो इसमें किस प्रकार के जो है सूती कपड़े बनाए जाते थे और किस भगवान को ये समर्पित है? तो थांग का पेंटिंग है भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो थांग का पेंटिंग की बात करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम अगर बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो थांग का पेंटिंग है ना, जो सिक्किम की हमारे यहाँ पर हो जाती है। थांग द पेंटिंग हमको पता है ना किसकी है, तो थांग द पेंटिंग हमारी सिक्किम की ये हो जाती है। आमतौर पर बौद्ध देवता या पौराणिक दृश्यों को दर्शाया इसमें जाता है। बौद्ध चित्र महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं और चीन की गुफाओं, मोगाओ गुफाओं में भी देखे जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, थांग द पेंटिंग है, यह है कहाँ की? तो ये सर सिक्किम की है। कहाँ की है ये? सिक्किम की हो जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं किस भगवान को समर्पित है ये, तो महात्मा बुद्ध को ये हमारी समर्पित हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा मी दम मी फी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होगा सर। ये हमारा असम का है। कहाँ का है? ये हमारा असम का हो जाता है, लेकिन असम तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देख रहे हो क्वेश्चन कितना अपडेटेड होकर पूछा जा रहा है। हमें सबको पता है कि जो मीदम मिफी असम का है, लेकिन ये पूछा ही नहीं उसने किस राज्य का है, उसने बताया किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ताई अहोम साम्राज्य है, कुकी साम्राज्य है ना, या फिर हमारा अंगामी समुदाय है, या फिर निशी समुदाय है। तो अगर आपको पढ़ाई याद ही नहीं करोगे, क्वेश्चन को देखोगे नहीं, तो कैसे क्वेश्चन बन जाएगा बोलो?
तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये जो सीरीज़ मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को हम नोट्स वोट्स मत बनाओ, बस इसको 2 बार देख लेना, एक वीडियो 2 बार देख लेना, क्वेश्चन आपके बहुत सारे सही हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5 से 6 क्वेश्चन ना, अगर आप जीके में 20 स्कोर करोगे तो 25 अपना स्कोर कर दोगे। मिनिमम 5 बता रहा हूँ मैं, बाकी 8 से 10 तो आप कर ही दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है सर? ये ताई अहोम साम्राज्य के द्वारा ये मनाया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मीदम मीफी उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ताई अहोम साम्राज्य के द्वारा ये समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ का है सर? असम का हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक 31 वर्ष में 31 वर्ष को मनाया जाता है। किस वर्ष को? 31 जनवरी को ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह दिवंगतों की स्मृति में पूर्वजों की पूजा के लिए एक सामुदायिक त्यौहार है। असम के त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बिहू असम का है, आज शाम को बहू आएगी, बैशागु है ना, वो अपनी सास से लड़ेगी, अली लिगांग, ठीक है, और बाईखा रोंगटे खड़े कर देगी सबके, वो जब लड़ेगी तो रजनी माने रात को, ठीक है, और यहाँ पर हरनी गबरा बोहा गियो सबको भगा देगी, अम्बुबाची ठीक है, और जौनबिल मेला, ये सब कहाँ के हो जाते हैं? असम के हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 देखेंगे कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं। जो मिसिंग जनजाति के लोग हैं वो किस द्वीप पर निवास करते हैं? लक्षद्वीप पर, अंडमान द्वीप पर, माजुली द्वीप पर, या फिर मिनिकॉय द्वीप पर? तो मिसिंग जनजाति के लोग सर ध्यान रखिएगा ये माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। हमने अभी पहले क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग जनजाति सर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ये नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, कौन सा द्वीप है सर? ये हमारा माजुली द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मिसिंग जनजाति तिब्बती, बर्मी, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। ये जनजातियाँ अन्य जनजातियों की बात करते हैं जैसे देवरी है ना, सोनोवाल जनजाति है, कचारी जनजाति है, कोच जनजाति है, अहोम, सुतिया, कलिका, ब्राह्मण के ओट, ये सब हम देख लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। तो गुजरात की जो पारंपरिक बुनाई है उसको किस रूप में जाना जाता है? तुषार में, है ना, पटोला में, जामदानी में, या फिर कांजीवरम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो गुजरात की जो पारंपरिक बुनाई है इसे किस रूप में जाना जाता है? तुषार, पटोला, जामदानी या फिर कांजीवरम। तो गुजरात की जो बुनाई है उसको पोटला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटोला कहते हैं। ठीक है, पटोला। तो गुजरात की जो पारंपरिक बुनाई है उसे क्या कहते हैं? हम पटोला कहते हैं। समझ में आई बात? सर ये रेशम के कपड़े की बुनाई, रेशम के कपड़े पर ही बुनाई होती है, और ये किस समुदाय के द्वारा होती है? सालवी समुदाय के द्वारा ये होती है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है सर, ओके। अच्छा, एक यहाँ पर ध्यान रखिए, कांजीवरम कला। जो कांजीवरम कला है सर ये कहाँ की कला हो जाती है? तो सर तमिलनाडु की हो जाती है। कहाँ की हो जाती है? कांजीवरम तमिलनाडु की हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता जनजातियाँ मंगोल। देखिए मंगोल ये किस जगह पर निवास करती है? देखिए ये पशुचारण करती है, मतलब पशुओं को सबसे ज़्यादा ये चराती है, और शिकारी भी है, शिकार बहुत ज़्यादा करती है, मतलब शिकार को ना अपने इकट्ठा करके रख लेती है जनजाति, और इसका नाम क्या है सर? ये मंगोल। ठीक है, तो ये मंगोल इसका नाम है। अच्छा, तो कहाँ पर निवास करती है सर ये? दक्षिण पूर्वी एशिया में, अरब प्रायद्वीप में, मध्य एशिया में, या फिर दक्षिण एशिया में? ठीक है, तो बताएंगे सर। तो ये हमारी मध्य एशिया में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? मध्य एशिया। ठीक है, तो मंगोल घुड़सवारी, तीरंदाजी और विजय में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। मंगोलों का आक्रमण भारत पर भी हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में आई बात? ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें, पढ़ लेते हैं। और उनका साम्राज्य मध्य एशिया, चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित एशिया के महत्वपूर्ण हिस्से तक फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया का एक उपक्षेत्र है जिसमें देखो हमारे जो दक्षिण एशिया है ना, उसमें हमारा दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। अरब प्रायद्वीप में बात करते हैं सर, पश्चिमी एशिया का एक क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप जो है, इसमें सऊदी अरब आता है ना, इसमें यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात इसमें आते हैं। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये देश इसमें आते हैं। किसमें सर? दक्षिण एशिया में, यानी कि साउथ एशिया में। समझ में आई बात आपको? ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम बताएंगे सर कि शंकरदेव, है ना, शंकरदेव द्वारा रचित भोना, क्या है सर? भोना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर भोना में हम किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग करते हैं? मलयालम का, संस्कृत का, ब्रजावली का या फिर तमिल का? तो किसका यूज़ करते हैं सर? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ब्रजावली का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ब्रजावली एक साहित्यिक भाषा थी जिसका उपयोग शंकरदेव ने भोना यानी कि असम का पारंपरिक कला रूप और असम में अपने वैष्णव धर्म, एक शरण धर्म के संदर्भ में उनकी कुछ रचनाओं में इसका प्रयोग किया था। ठीक है सर, चलिएगा। तो इतनी बात हम यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, मलयालम भाषा सर कहाँ की हो जाती है? तो मलयालम एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, ये केरल की हो जाती है। ठीक है, केरल की भी है, लक्षद्वीप की है और पुदुचेरी की भी ये हो जाती है। तमिल की बात करते हैं सर, ये भी एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है सर। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, श्रीलंका में बोली जाती है और सिंगापुर में तमिल बोली जाती है। संस्कृत की बात करते हैं सर, संस्कृत प्राचीन भारत की एक शास्त्रीय भाषा हो जाती है। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा इस टाइम संस्कृत ही है, हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? तो सिंहली जो है वो किस देश की भाषा है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिंहली से श्रीलंका हो जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर श्रीलंका, सिंहली श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में व्यापक रूप से बोली जाती है, जबकि तमिल भाषा विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी भागों में बोली जाती है। तो कुछ विशेष भाषाएं हैं, जैसे इंडोनेशिया में हमारी इंडोनेशियाई बोली जाती है, जावानीज में हमारी जावानीज है, सुडानी है, मडुरेश है, म्यांमार बर्मी है, कांचिन मलेशिया, मलय मंदारिन, ये सब हमारी भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, मतलब भाषाओं के नाम हैं ये, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? मतलब पूरे विश्व की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? दूसरा ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार है, नाइजीरिया कांगो भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है। तो कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर, तो ऑस्ट्रेलियन है, नाइजीरिया कांगो है, या फिर चीनी तिब्बती है, या फिर इंडो यूरोपीय है। तो सही आंसर क्या होगा गाइस इसका? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही आंसर हो जाएगा। चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार हो जाता है। ठीक है, तो चीनी तिब्बती भाषाओं का एक समूह है जिसमें चीनी भाषा आती है, जिसमें तिब्बती यानी कि बर्मन भाषा, दोनों भाषाएं शामिल हैं। चीनी भी शामिल है उसमें और तिब्बती भी शामिल है। इंडो यूरोपीय की बात करते हैं सर, इंडो यूरोपीय ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है जिसमें हिंदी, ठीक है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाएं शामिल हैं। तो याद रखना, ये दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती, और सबसे बड़ा कौन सा है सर? इंडो यूरोपीय भाषा परिवार जो है वो सबसे बड़ा हो जाता है, जिसमें हमारी हिंदी जो है और उर्दू है, बंगाली है, अंग्रेजी है, ये हमारी बोली जाती हैं। चीनी तिब्बती दो सबसे बड़े भाषा परिवार हैं, चीनी तिब्बती और इंडो यूरोपीय दोनों सबसे बड़े भाषा परिवार हैं। ठीक है, जिनमें बोलने वालों की संख्या लगभग 4.6 बिलियन से अधिक है। ठीक है, 4.6 बिलियन से अधिक है जो इन दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन भाषा एक ऐसा भाषा परिवार है जो पूरे समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि मेडागास्कर है ना, और पूर्वी एशिया है, प्रशांत महासागर के द्वीपों और ताइवान में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। नाइजर या कांगो अफ्रीका के कुछ उपसहारा क्षेत्र के अधिकांश भागों में बोली जाने वाली भाषा एक परिवार हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19 है, निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इटैलिक है ना, इटैलिक है हमारी, या फिर हमारी केल्टिक हो जाती है, जर्मनी हो जाती है, या फिर फिनो उग्रिक हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फिनो उग्रिक हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हिंद यूरोपीय परिवार से संबंधित नहीं है, सॉरी। बाकी इटैलिक भी संबंधित है, केल्टिक भी संबंधित है और जर्मनी भी संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा सर, इंडो यूरोपीय परिवार हमारा सबसे बड़ा परिवार है भाषाओं का। तो इसमें कई शाखाओं या उप परिवारों में विभाजित है, जिसमें 8 समूह हैं टोटल। कितने समूह इसके अंदर? टोटल 8 समूह हैं जिनकी भाषाएं आज भी जीवित हैं, जैसे अल्बानियाई भाषा आज भी जीवित है, अर्मेनिया, बाल्टो शोलवालिक सेल्टिक भाषा, जर्मनिक भाषा, हेलनिक भाषा, इंडो ईरानी है ना, इटैलिक है,
इटैलिक तो हमारा फ़ॉन्ट भी आता है, आपने देखा होगा जब कंप्यूटर में यूज़ करते हैं इटैलिक फ़ॉन्ट आता है। अन्य 9 उपभागों जो अब विलुप्त यहाँ पर हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि देखो इंडो हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा संबंधित नहीं है, वो फिनो-ग्रीक नहीं है, बाकी इटैलिक संबंधित है, केल्टिक संबंधित है और जर्मनी भी संबंधित यहाँ पर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सर, 9 भारतीय भाषाओं के लिए एक एकीकृत लिपि जिसे भारत की एक सामान्य लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, ठीक है। तो 9 भारतीय भाषाओं परिवार के लिए एक एकीकृत लिपि है, ठीक है, जिसे भारत की एक सामान्य लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो वो तेलुगु है, देवनागरी है, भारती है या फिर गुरुमुखी है। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? देखिएगा, ये जो हम कर रहे हैं ना, हमारे टॉपिक में भाषा एक जो सिलेबस है उसमें भाषा से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम भाषा के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है सर? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लिपि। कौन सी हो जाती है सर? भारतीय, ठीक है। तो ये एकीकृत लिपि है जिसे भारत की सामान्य लिपि के रूप में भी प्रस्तावित किया जाता है, वो भारतीय लिपि हो जाती है। मद्रास में श्रीनिवास चक्रवर्ती की एक टीम द्वारा विकसित की गई है। ये किसके द्वारा? जो हमारे चक्रवर्ती श्रीनिवास हैं उनके द्वारा इसको क्या करा गया है सर? विकसित किया गया है। टीम ने बहुभाषी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR है ना, OCR योजना का उपयोग करके भारतीय लिपि में दस्तावेजों को पढ़ने के लिए एक विधि विकसित की है। यह वन नेशन वन स्क्रिप्ट के अनुरूप है। वन स्क्रिप्ट वन नेशन के ये, और यहाँ पर क्या है? वन नेशन वन स्क्रिप्ट के अनुरूप है। इसमें समर्थित लिपियाँ कौन कौन सी सर? इसमें हिंदी भी आ सकती है, मराठी, दोनों। देवनागरी लिपि संबंधित है, तमिल भी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी है ना, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम। यानी कि हमारे भाषा में, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं ना, उसमें आप जैसे कोई भाषा लिखी हुई है आपके सामने तमिल में, आपको वो पढ़नी है तो आप उसको OCR पे क्या करो? स्कैन करो। ये एक योजना चलाई गई थी हमारे भारत में, OCR पे स्कैन करो, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, तो आपको उसमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमारी भारतीय सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सर 21। कोल्हाटी भाषा उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं या फिर उड़ीसा में रहते हैं। तो कोल्हाटी भाषा की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, महाराष्ट्र में बोली जाती है कोल्हाटी भाषा। तो कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र सरकार द्वारा खाना बदोश यानी कि जो नोमैडिक लोग हैं, नोमैडिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको। कोल्हाटी भाषा पुणे ज़िले में बोली जाती है। तो महाराष्ट्र का एक पुणे ज़िला है ना, पुणे, वहाँ पर इसको बोला जाता है, जो कोल्हाटी हमारी जनजाति हो जाती है। राज्य और अनुसूचित जनजातियों की सूची महाराष्ट्र है ना, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में हमारी हैं, बिहार की हमारी गोंड, बिरजिया, असुर, सवर, पहरिया, चेरो हो जाती है। आंध्र प्रदेश की कम्मारा है, सावरा, डब्बा, येरुकला। उड़ीसा की गढ़वा, खारिया, खोंड, मतिया, उराम, ये सब हमारी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला बताएंगे सर, उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो उर्दू को हम किस रूप में जानते हैं सर? अवधी है, फारसी है, शॉर्ट सैनी है, फिर लश्करी जवान है। तो उर्दू को किस रूप में जाना जाता है सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा लश्करी जवान के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो उर्दू को किस रूप से जाना जाता है सर? उर्दू को लश्करी जवान के रूप में जाना जाता है। तो उर्दू जो है एक इंडो आर्यन भाषा का परिवार है, इंडो आर्यन, ठीक है, एक भाषा का परिवार है। अधिकतर दक्षिण एशिया में बोली जाती है। ये मैक्सिमम ये कहाँ पर बोली जाती है सर? अधिकतर ये दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। जैसे हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है, हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब विविधता बहुत है, हमारे यहाँ पर हर कदम पर हर 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर भाषा चेंज हो जाती है, तो इसलिए हमारे यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत में अनुसूचित आधिकारिक भाषा है। अवधी की बात करते हैं सर, अवधी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा हो जाती है। शौरसेनी एक मध्य इंडो आर्यन भाषा और एक नाट्य प्राकृतिक है। फारसी की बात करते हैं, ये इंडो ईरानी है, ठीक, और ईरान की आधिकारिक भाषा भी ये हो जाती है। तो उर्दू की बात करते हैं सर, उर्दू हमारी लश्करी जवान। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे, कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, ये हमारे कृषि अपशिष्टों से बनी है, जिसमें जैव ईंटें बनी हुई हैं। तो IIT दिल्ली में, IIT हैदराबाद में, IIT कानपुर में या फिर IIT खड़गपुर में। तो पहली इमारत कहाँ पर बनी हुई है हमारी? IIT हैदराबाद में बनी हुई है, 2008 में ये बनी थी। IIT हैदराबाद में ये बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कब बनी थी? तो 2008 में ये बनी थी। कब बनी थी? 2008 में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है सर, ओके। चलिए, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 की बात कर लेते हैं।
भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र में कितनी क्षमता होती है? 62 kVA, 50 kVA, 74 kVA या फिर 56 kVA? तो इसमें कितनी क्षमता होती है सर? तो इसमें हमारी 56 kVA की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने सैनिकों के लिए अक्षय ऊर्जा के दोहन की खोज 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें 56 kVA के पहले हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन है। यह मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे, कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? बताओ कौन सी सरकार है जो 100% पेपरलेस सरकार हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर पेपर पर कोई वर्क होता ही नहीं है? मॉस्को है, बर्लिन है, न्यूयॉर्क है या फिर दुबई है? तो कौन सी सरकार है सर? वो हमारी दुबई सरकार, पेपरलेस सरकार हमारे यहाँ पर हो गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने की थी। दुबई संयुक्त अरब अमीरात राजधानी इसकी अबू धाबी के पास 7 अमीरातों में से एक है। नागालैंड भारत में पूरी तरह से कागज़ रहित बनने वाली पहली राज्य विधानसभा है। मतलब हमारे यहाँ भी नागालैंड में कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे भारत तरक्की पर पहुंच रहा है, वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की सर, मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? है ना, मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत व्याख्या जो है वो किसके द्वारा की गई थी? एकनाथ के द्वारा, ज्ञानेश्वर के द्वारा, तुकाराम के द्वारा या फिर रामदास के द्वारा? मराठी भाषा में। ठीक है, तो भगवत गीता की यहाँ पर ज्ञानेश्वर के द्वारा उसका जो भगवत गीता है उसका क्या करा गया था? यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की गई थी मराठी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। ये अब थोड़ा करंट अफेयर यहाँ पर आ चुका है। डैश का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉरेल हावर्ड महिलाओं की 87+ kg भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी थी? तो वो ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, लॉरेन हावर्ड उनका नाम था, और अमीरात की थी, चीन की थी या फिर न्यूजीलैंड की थी? तो पहली ट्रांसजेंडर कहाँ की थी सर? वो तो न्यूजीलैंड की थी। कहाँ की थी सर? न्यूजीलैंड की थी। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे सर, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बिटकॉइन को सर तो दुनिया का दूसरा देश बना है ना, दुनिया का पहला देश तो शायद ये अल सल्वाडोर यहाँ पर बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बिटकॉइन जो बात करते हैं सर, ये 2009 में शुरू की गई, किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की गई थी। एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, ब्लॉकचेन तकनीक पर यह आधारित है। संस्थापक इसके सातोशी नाकामोटो हैं। कौन है? सातोशी नाकामोटो ये हो जाते हैं। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का एक देश है। अल सल्वाडोर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सैन सल्वाडोर है। कौन सा है सर? सैन सल्वाडोर यहाँ पे हो जाता है। तो पहला देश कौन सा है हमारा? अल सल्वाडोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है? है ना, सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, किन 2 शहरों के बीच में चलती है ये सर? पुरी और हावड़ा जंक्शन के बीच में, अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच में, या फिर हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन के बीच में, या फिर नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली से हमारी वाराणसी जंक्शन के बीच में ये पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलती है। ध्यान रखिएगा। ट्रेन जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, तो ये जो हमारी भारत वंदे भारत है, पहले इसको हम ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। ठीक है, ट्रेन 18 के नाम से इसको जानते थे। इसे DRDSO द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है। इसके बाद गतिमान एक्सप्रेस है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। ठीक है, तो गति याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइज, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए? तो डेक्कन क्वीन है, दुरंतो है, शताब्दी या फिर राजधानी एक्सप्रेस है? तो गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाता है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइज हैप्पी होली आप सभी को लिए। आप बहुत अच्छे से अपनी होली को सेलिब्रेट कीजिएगा बिना किसी को दुख पहुंचाए। ठीक है, और आप रंग इस तरीके से लगाइएगा कि महिलाएं जो हैं वो आपके साथ स्वच्छ यानी कि बहुत अच्छा फील करें। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी गवारों वाली होली मना रहे हैं, बहुत अच्छे से गुलाल से
होली वाली गुलाल से ही अच्छी लगती है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।